नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से एक बार फिर आपका स्वागत है। कल सुबह से 23 तारीख से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। पिछले 3 महीने से देश के अंदर जो एक्सटेंसिव चुनाव प्रचार चल रहा है उसके नतीजे कल सामने आ जाएंगे। और उसी से पहले आज हम बात कर रहे थे 7 से 8 बजे तक ईवीएम के मुद्दे पर, 6 से 8 बजे तक, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या कारण है कि विपक्ष एक ऑल्टरनेट नहीं दे पाया 5 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों का। इसी पर आगे बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास नए मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मुकेश नायक जी जुड़ चुके हैं, अभिलाष खांडेकर जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, पिनाज मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है, प्रोफेसर दिनेश फास्टे मेरे साथ हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले अगर हम बात पर्सनालिटीज पे नहीं आए मुकेश नायक जी, हम ऑल्टरनेट नीतियों की बात भी करें तो न्याय की जो योजना जिस पर अभी एक युवा ने यहां पर सवाल भी उठाया था, आप लेकर आए 4.25 साल के बाद, और आधे लोग तो देश में समझ ही नहीं पाए कि ये न्याय क्या है, ये न्याय करेगी या अन्याय करेगी, ऐसा क्यों? देखिए, न्याय योजना दीपक जी हमारे घोषणा पत्र का एक हिस्सा है। न्याय योजना हम चाहते हैं कि हर साल 25 करोड़ लोग भारत के जो आर्थिक सीमा रेखा के नीचे हैं, हम उनको आर्थिक सीमा रेखा के ऊपर लाएं ताकि भारत में जो एक आर्थिक विषमता है इसको देश में कम किया जा सके। 6,000 रुपए महीने। नहीं, योजना के बारे में सबको मालूम है, चुनाव खत्म हो गए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये योजना चुनाव से एन वक्त पहले आई है, थोड़ा वक्त रहते आती, लोगों तक पहुंचती, तो शायद लोग इस पर विश्वास करते, क्योंकि मोदी जी के 6,000 के में से 4,000 की 2 किश्तें पहुंच गई 2-2 की, लेकिन न्याय ग्रास रूट लेवल तक लोगों को समझ पाती, इसके लिए वक्त ही नहीं मिला। और सवाल यह है कि आप ऑल्टरनेट पॉलिसीज क्यों नहीं तैयार कर पाए जो पब्लिक नैरेटिव में आज होती और चुनाव के अंदर उनकी चर्चा होती? दीपक जी, अगर जो नैरेटिव बना इलेक्शन का, अगर उसी का आप मूल्यांकन करें तो चुनाव तो जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं के आसपास हुए ही नहीं। खेत खलिहान, किसान, नौजवान, हमारे भौतिक लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य इस चुनाव के तो चर्चा के हिस्सा ही नहीं थे। हमारे देश से ज्यादा तो इस चुनाव में पाकिस्तान की चर्चा हुई। तो पूरा नैरेटिव पुलवामा घटना के बाद मच्छर तक नहीं मरा और भारत का पूरा परिदृश्य बदल गया, पूरी विचार प्रक्रिया बदल गई। क्विक काउंटर जवाब ऐसा है कि जो जिस व्यक्ति का ये तो कह रहे मच्छर भी नहीं मरा। आप सही है, वो तो क्यों मच्छर क्यों मारना चाहेंगे, क्योंकि उनसे मच्छर भी नहीं मरता था। उनकी ये स्थिति थी कि आपके यहाँ 26/11 में चढ़कर आतंकवादी हमला होता था, पूरी दुनिया साथ खड़ी होती थी, FBI आपको सेंटर बता होती थी कि हाँ कमांड सेंटर है लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद का। आपकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कोई कार्रवाई करे। आपके पास आके एयर चीफ मार्शल पूछते थे कि मैं वहां पर एयर स्ट्राइक करने के लिए मेरी तैयारी है, आप कहते थे नहीं मेरी तैयारी नहीं है। क्यों नहीं तैयारी है जी? अगर बालाकोट तो नहीं हुआ होता तो क्या जैसे नतीजे एग्जिट पोल में दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखते? देखिए, प्रधानमंत्री जी की साख बहुत स्पष्ट थी और विरोधियों की साख भी सामने थी। नहीं, साख पर तो सवाल उस वक्त भी उठे थे जब शी जिनपिंग को झूला झुलाया था और वहां पे अरुणाचल में हाँ, लेकिन डोकलाम में उनको कैसे वापस पहुंचाया था ये भी जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं उन्होंने स्वीकारा। और जो चोरी चुपके जाकर डोकलाम के समय वहां पर गुफ्तगू करके आते थे, गुटरगू, उनकी, और जब कैलाश में दर्शन करने गए तब भी चीन के लोगों से विशिष्ट रूप से क्यों मिले गोपनीय तौर पर, और उसके खुलासे करने में महीनों का समय क्यों लगा, ये देश की जनता समझती है। जिन्होंने 70 वर्षों तक अन्याय किया वो जितना भी न्याय चिल्लाएंगे, देश की जनता जानती है ये तो अन्याय करने वाला ही न्याय कर रहा है। अगर गौरी तुगलक और औरंगजेब कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, कौन भरोसा करेगा जी? तो आप किसे कह रहे हैं तुगलक और औरंगजेब? गांधी परिवार? यही तो तुगलक औरंगजेब ध्यान भटकाने का तरीका। अब इस चुनाव में औरंगजेब कहां से आ गए भैया, बताओ आप? ये तो ले आए ना, लेकिन आपके पास उसका भी काउंटर नहीं है मुकेश भाई। सवाल ये है कि आपके पास इसका भी लॉजिकल काउंटर नहीं है, क्योंकि ये जो जिस पिच पर बैटिंग करते रहे आप उसी पिच पर खेलते रहे। पिच इन्होंने बनाई, बॉल ये लेकर आए, बैट ये लेकर आए, स्टंप ये लेकर आए, वर्ल्ड कप भी ये जीत कर ले जा रहे हैं। आप तो थर्ड एम्पायर की तरह खड़े रहे। दीपक जी, हमको ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र बहुत परिपक्व है।
और इसलिए जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जीवन को स्पर्श करते हुए सवाल उठाए जाते हैं, वो आशाएं जगाई जाती हैं और उसी के आसपास जनमत को तैयार किया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी बातें जो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरी बात, एक पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, उसका पार्टी अध्यक्ष जो है अगले महीने से ही पूरे देश भर में भ्रमण शुरू कर देता है, नॉर्थ ईस्ट जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है और पूरी मेहनत शुरू कर देता है। और एक पार्टी जो अपना इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करती है, वो बिल्कुल चुनाव के आने पर अपने, जिसे कहते हैं ना, पुल अप सॉक्स, तब करती है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रही। तैयारी की कमी है। दूसरा सवाल है, तैयारी की कमी है और प्रधानमंत्री और अमित शाह 5 साल लगातार कैंपेन के मोड में थे, लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन राहुल गांधी आखिरी 1.5 साल में ही दिखाई दिया। तैयारी की कमी नहीं है, देर हो गई। पैसे की कमी है, तैयारी की कमी नहीं है। ये मत कहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पैसे की कमी है, पैसा झोंका गया, जिस तरह से मीडिया का उपयोग किया गया, आप सोचिए कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बीजेपी ने लड़ा। ये पूरे विश्व का, पूरे दुनिया के लोगों का ये आकलन है कि दुनिया चलिए, पैसों से जीत रहे हैं आप ये चुनाव, 10 सेकंड दीजिए। पैसों से जीत रहे हैं शुक्ला जी। अगर ये चुनाव जीतेंगे, अगर राहुल गांधी रहे होते तो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू ही नहीं होता जी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। महात्मा गांधी के पास बड़े पैसे थे, चंद्रशेखर आजाद के पास बड़े पैसे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास बड़े पैसे थे, भारतीय जनता के पास बड़े पैसे थे। आप अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, आपने अंग्रेजों को एक चक्कर भी नहीं मारा। आप तो प्रज्ञा जागरूक। अभिलाष जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। चुनाव में भी अभिलाष जी, क्या ये बात गले से नीचे उतरती है कि कांग्रेस के पास फंड्स की कमी थी और इसीलिए ये मेहनत नहीं कर सके, अपने काडर को खड़ा नहीं कर सके? जो काम ये 3 साल पहले शुरू कर सकते थे, न्याय योजना को साल भर पहले इंट्रोड्यूस कर सकते थे, क्या पैसे की कमी ने इन्हें रोका था? एक बात तो निश्चित है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना कि नहीं बनाना, इसको लेके ही पार्टी में बहुत दिन तक पशोपेश था और उसको वो नहीं कर पा रहे थे। 3.5 साल पार्टी यही नहीं डिसाइड कर पाई कि उनको अध्यक्ष बनाना है तो कब बनाना है और उनको फुल फ्लेजेड चार्ज कब देना है। ये मैं कह रहा हूँ, ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसा झोंका है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप भी लगता है कि राम मंदिर बना नहीं बना, उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया। तो पार्टी तो कैश रिच है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास सिर्फ फंड्स की कमी होने के कारण ही कांग्रेस चुनाव अच्छा नहीं लड़ पाई? ये बात कोई गले नहीं उतरती। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी उसको भी बिल्कुल 1-2 महीने पहले लेकर आते हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं, उस पर भी असमंजस रहती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में क्लैरिटी नहीं। नायक जी, वर्ल्ड कप आने वाला है, अगर विराट कोहली के सामने अपोजिट टीम को खेलना है तो स्ट्रेटेजी विराट कोहली की तरह बनानी पड़ती है, तभी वो जीत पाता है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस इस बात को समझने में असफल रही है। देश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? हमारे साथ कुछ हमारे भाई हैं, उनसे पूछते हैं, बताइए आपका क्या मानना है? लगातार ये लोग यही सवाल अपने मन में पैदा कर रहे हैं कि भाई मजबूत सरकार आखिर कौन दे सकती है? महागठबंधन से कोई आए, कांग्रेस से कोई आए, या फिर बीजेपी सरकार दोबारा से वापसी करे? क्या कुछ आपका कहना है? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपको नहीं लगता ये राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सही नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है, ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस में लाइक शशि थरूर हैं और बहुत सारे नेता हैं जो कि मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, इसका जवाब मुकेश नायक जी से लेंगे। एक ही परिवार के लोगों को ही आप क्यों बैंक ऑन करते हैं? शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, ये सब क्यों नहीं दिखते? देखिए, ऑल्टरनेट जनता सुझा रही है आपको। दीपक जी, किसी को माता पिता चुनने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी 5 बार से लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने सिद्ध किया है अपने आप को। जनमत के बीच में ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट ने नहीं किया, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य ने नहीं किया, शशि थरूर ने नहीं किया, क्या सिद्ध? सिर्फ राहुल गांधी जीतते हैं क्या? ठीक है, अगला सवाल। सबीना, बहुत छोटे छोटे सवाल है, जल्द पूछिए। हाँ जी, ये राहुल जी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह जी जब यूपीए 2 में थे तो अपने प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट का नोट पास किया हुआ। ठीक है, आपकी राय है। अगला सवाल। सर, मुझे अपना प्रश्न ये पैनल से पूछना है। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल 543 सीट खड़ी करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये जो जनमत कल ये जो आ रहा है उसके परिणाम से आपको समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने बार बार जो कहा कि चौकीदार चोर है, क्या इसका उल्टा परिणाम गया जनता में? बताइए। एक असफल कैंपेन, मुकेश नायक जी, चौकीदार चोर है, ये कैंपेन आपने चलाई, लेकिन क्या जनता के दिमाग में भी ये कैंपेन गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा इनके बयान से लगता है। देखिए, मैं बीजेपी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं शुक्ला जी,
जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूछा कि रफाइल की कीमत क्या है, चलो बता दीजिए सब लोगों को कितने पैसे में रफाइल खरीदा, ये बता दीजिए कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट हटाकर अनिल अंबानी को क्यों दे दिया, क्या है, क्या एक्सपीरियंस था उनको एक बार फिर से विमान बनाने का। मुकेश नायक जी सवाल फिर से दोहराती हूं राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न उठाए पूरे देश की जनता के खत्म हो गए सामने। हैं। मुकेश नायक जी सवाल फिर से दोहराती हूं, लोकसभा में भी प्राइज नहीं बता पाए, क्या बीजेपी ने आपने सूचना के अधिकार में प्राइज नहीं बता पाए, सुप्रीम कोर्ट को प्राइज नहीं बता रहे, कितने में खरीदा रफाइल, पूछिए आप लोग। मुकेश नायक ये कहा, मुकेश नायक जी ये भी मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी हैव नो इंटेंशन टू डाउट द प्रोसेस। अच्छा, और We एक और have बात no सुनिए। doubt that we should doubt the process। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। मुद्दे उठाए उसको विपक्ष ने उसको सरकार ने अपने फेवर में कर लिया। आपने कहा चौकीदार चोर है, उन्होंने कहा चौकीदार चोर नहीं है, पूरा चौकीदार का कैंपेन चला दिया। आपने राफेल के मुद्दे पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कह दिया। चले भले ही दूसरे इशू पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आरोप कमजोर तो पड़ते गए ना। हमारे आरोप कमजोर होते तो अभी शुक्ला जी प्राइज न बता दे राफेल कितने में खरीदा था। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। शुक्ला जी आप ये बताइए कि वाकई इन चुनाव में चौकीदार चोरे कैंपेन चला क्या, ये बताइए आप। और अभिलाष जी से यही सवाल लेकर जाऊंगा एक लाइन में। चला उनके खिलाफ चला गया, नहीं प्राइस बता दीजिए ना रफाइल की कितने में खरीदा। चौकीदार चोर इन्होंने कहा, जनता ने कहा चौकीदार प्योर है, बताएंगे ना उसका जीतना श्योर है। अभिलाष जी लगता है आपको चौकीदार चोरे कैंपेन चला इन चुनाव में? बता दीजिए। और मोदी की छवि को टारगेट करना इन्हें नुकसानदायक हो गया। अगर मोदी की सरकार की पॉलिसीज को टारगेट करते तो बेहतर नतीजे होते। निश्चित है, देखिए पॉलिसी पर तो इस पूरे चुनाव में बहुत ही कम फोकस रहा। बहुत सारी बातें तो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, मेनली नेशनलिज्म के ऊपर चली गई। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एग्रेरियन क्राइसिस की बात हो, या इस तरीके से दीगर मुद्दे जो जनता के लिए डायरेक्ट वो करते हैं अफेक्ट, वो भी इस पूरे चुनाव के इसमें छुप गए। मैं आपसे प्रोफेसर साहब जानना चाहता हूं, बहुत उठा, नोटबंदी उठा, GST उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी पे मैंने यूपी का चुनाव लड़ा, जीता। GST पर मैंने गुजरात का चुनाव लड़ा, जहां पर सूरत में सबसे ज्यादा GST की बात हुई, जीता। तो बाकी मुद्दों पर भी चुनाव लड़ लिया जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो नैरेटिव ये बनाते रहे वो आखिरी वक्त तक, मुझे ऐसा लगता है, फेल होते रहे। क्यों फेल होते रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि जो पार्टी चुनाव का विमर्श तैयार करती है वही पार्टी जीतती है। 2019 फरवरी से पहले राहुल गांधी जो भी विमर्श तैयार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसको रिस्पॉन्स कर रही थी। फरवरी 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लॉट तैयार किया, अपना विकेट तैयार किया, और बाकी पार्टियां जो हैं उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू की। यहीं से भारतीय जनता पार्टी का एज होना शुरू हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ और लोग वोट करेंगे। आप जरा गांव में देखिए, महिला कहती है कि आइए हमारे यहाँ भी खाना खाइए। अब हम वो चूल्हा पे नहीं पकाते हैं, हमारे पास सिलेंडर आ गया है और घरों में बिजली मुफ्त आई है। ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जमीन पे खाना खा रहे थे। नहीं संबित पात्रा तो जमीन पे खाना खा रहे थे। देखिए जितनी जगह खाना खाते दिखाए गए, किसी के पास गैस का सिलेंडर नहीं है। एक बात बताएं, किसी के पास सिलेंडर नहीं है। आपका यही नतीजा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप डिनाई कर दो उस बात को। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने 8 करोड़ सिलेंडर दिए, उतना रिफिल दिखा दो, उतना प्रोडक्शन ऑफ गैस सिलेंडर दिखा दो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर दिखा दो उसका। आप डाटा झूठ करते हो, दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए ना, आप कह रहे हैं इतना झूठ था, कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों जनता उस शख्स से मुंह बंद नहीं कर रही है? ऐसा क्या है उस शख्स का? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं, जब इन मुद्दों पर आप अटैक करते हैं तो जिसके घर में सिलेंडर होता है वो काउंटर अटैक आप पर करता है। इस बात को भी समझना चाहिए। उन 8 करोड़ परिवारों ने भी काउंटर रिएक्ट किया होगा। सुनिए दीपक की बात सुनिए, हर आदमी की जेब की खरीदने की शक्ति होती है। सिलेंडर हो गया 300 से 1000 रुपए का। जरा पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करा लीजिए, पर कैपिटा इनकम में 1000 रुपए का सिलेंडर पे रोटी बना पाएगा कोई? क्या बात करते हो आप? नहीं है, परचेजिंग पावर है जब डायरेक्ट जा रहा है। अरे ये इकोनॉमिक समझ मुद्दे थे, लेकिन मुद्दे को भुनाने में कम से कम एग्जिट पोल के हिसाब से आप कामयाब होते तो नहीं दिख रहे हैं। मुद्दे थे, अगर आप कह रहे हैं GST मुद्दा था, नोटबंदी मुद्दा था, जो 2 करोड़ नौकरियां मिल गई वो नहीं मिली, वो मुद्दा था, लोगों तक काम नहीं हुआ, किसान परेशान है, तो फिर एग्जिट पोल
आपको जिता क्यों नहीं रहे हैं? क्या राहुल पर भरोसा नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं? एग्जिट पोल अपनी जगह है, 12 घंटे बचे हैं, हमें कल्पनाओं से ऊपर उठना चाहिए। जो भी परिणाम देश की जनता देगी हम मान लेंगे, लेकिन जो ये नौजवान प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, इनसे ये पूछो इन्हें रोजगार मिला क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की मोदी जी ने बात कही थी, यहाँ तोता जैसा रटाकर खड़ा कर दिया। मेरा एक सीधा और आखिरी सवाल दीपक, मुझे लगता है कि एक माँ अपने बेटे को सब चीज अच्छा करना चाहती है, हर माँ चाहती है, लेकिन कोई माँ ऐसे बेटे को प्रधानमंत्री बनाने पर तुला हुआ हो, हैरान होता है। हर मामले में फेल। मेरा सीधा सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी की असफलता है कि दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक होने के बावजूद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को एक ऑल्टरनेट के तौर पर नहीं खड़ा कर पाए। दीपक जी, मैं बहुत दूर तक की बात कर रहा हूं। चुनाव हार जीत लोकतंत्र में अपनी जगह है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया, भारत को आजादी दिलाई, कल से ही फिर हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, धूप में चलने के लिए फिर तैयार है। आपने मान लिया, राहुल गांधी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अपने सपनों का भारत नहीं बना लेंगे। आप हार मान रहे हैं, कल से आप संघर्ष करेंगे, मतलब आप हार मान रहे हैं, आप हार मान रहे हैं, क्या करेंगे? आप हार मान रहे हैं? अभी तो चुनाव परिणाम आए ही नहीं है। नहीं, आपने कहा कल से ही हम संघर्ष करेंगे, चाहे हम हारे या जीते। कांग्रेस का संघर्ष का रास्ता है, धूप में चलने का रास्ता है। प्रियंका और राहुल फुल टाइम चलेंगे ना धूप में? ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में चलते हुए नजर आएंगे? जी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी फुल टाइम कैंपेन में और संघर्ष करते हुए नजर आएंगे ना? नेहरू जी के बारे में भी आजादी की लड़ाई में लोग यही प्रश्न करते थे। उन्होंने पूरी जवानी जेलों में सड़ा दी भारत की आजादी के लिए, पूरी जवानी जेल में सड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में। आखिरी प्रेडिक्शन सबसे लेता हूं, मुझे क्लोज करना है। कितनी सीटें आपको और बीजेपी को? मुकेश भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन दल इस देश में सरकार बनाएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। 300 के पार हम जाएंगे। प्रोफेसर साहब, झूठों को किसको दिखाएंगे? बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा टोटल मिला के 160 से 163 में सिमट जाएगा। कल यही मिलेंगे, कल यही मिलेंगे। प्रोफेसर आगे हम इनके सपनों के साथ हैं। मुझे अच्छा लगेगा जब इनके सपने सही हो जाएंगे। चलिए, फिलहाल हमने जैसा कहा, आपने देख लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रेडिक्शन। किसके सपने और किसकी प्रेडिक्शन जो है वो सही होती है और क्या कुछ होता है, किसको आत्मचिंतन का मौका मिलेगा और किसको जश्न मनाने का। और आज रात में आप सब सपने देखिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए, कुर्सी के सपने देखिए, लेकिन कल हकीकत न्यूज नेशन देखिएगा सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज, सबसे सटीक और पूरे विश्लेषण के साथ एक वरिष्ठ पैनल के साथ, नतीजे लगातार न्यूज नेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया।